अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.1 और उसका दूसरा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें सीखना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन को समझ जाएंगे तो ये इक्वेशन भी आप बआसानी ड्राइव कर लेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने जो है वो फरहम किया था। ठीक है, बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस की स्टडी करने के बाद। ठीक है, तो देखें बेटा 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट जिनका नाम है गोल्डबर्ग एंड वेब। ठीक है, स्टडी एक्सपेरिमेंटली अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, जब बहुत सारे आप इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तभी जाके बेटा आपको एक लॉ जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा 1864 दे ड्राइव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन 1864 उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके दरमियान बेटा, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मैसेज के दरमियान। किसके दरमियान बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मैसेज के दरमियान। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन से तो आप आगे बेटा स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और एक्टिव मैसेज क्या होता है बेटा, जो आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशी होती हैं, ठीक है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं बेटा, हम एक्टिव मैसेज कहते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्टिंग स्पीशी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव मैसेज कहते हैं। तो रिलेशनशिप किसके दरमियान बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मैसेज के दरमियान। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है बेटा, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मैसेज जो है वो ज़्यादा है तो आपके पास क्या बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है अगर उसका एक्टिव मैस आपके पास कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास क्या होगा बेटा, कम होगा। तो एक्टिव मैस क्या है बेटा, आपके पास मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्मूला आपके पास क्या है, मोल पर वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी यूनिट आपके पास होगी बेटा मोल पर DM³ जिससे भी आप यकीनन वाकिफ होंगे, चैप्टर 1 में आपने यकीनन पढ़ा होगा। तो अगर क्या है बेटा, रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, और रिएक्टिंग सब्सटेंस का बेटा एक्टिव मास कम है तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम आएगा। ठीक है, तो इन 1864 डी ड्राइव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो अब इस लॉ को हम देख लेते हैं बेटा, क्या लिखते हैं लॉ में। इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ठीक है, दोबारा देखें बेटा, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपके पास जो सब्सटेंस है वो जो रिएक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, एक्टिव मास के ऊपर। एक्टिव मास का मतलब बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर क्या बेटा कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा, आपके पास ज़्यादा होगा। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास है बेटा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अब जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक फर्जी रिएक्शन लिखता हूँ A+B। ठीक है, और C+D ये एक फर्जी रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो बेटा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील होगी। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम कहेंगे बेटा एक्टिव मैसेज। ठीक है, तो जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। ठीक है, तो देखिए बेटा जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, इन एक्टिव मैसेज के ऊपर। देखिए बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव मैसेज। ठीक है, क्लियर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और ये बेटा किससे मौजूद है बेटा, प्रोडक्ट में मौजूद है। अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए बेटा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सोचा अगर यहाँ पे हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होता तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, यहाँ पे मैं RB लिख रहा हूँ। RB का मतलब क्या बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो भी डिपेंड करेगा बेटा एक्टिव मैसेज ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो है C और D। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं यहाँ C की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पे D की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है एक्टिव मैसेज ऑफ A एंड B, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है बेटा एक्टिव मैसेज ऑफ C एंड D। क्लियर है, तो बेटा इस लॉ को दोबारा पढ़ते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ठीक है, टू दी प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर जो बेटा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है, और अगर क्या बेटा रेट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये है बेटा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते बेटा लॉ को आप समझ गए होंगे। तो अब एक्टिव मास का मतलब क्या बेटा, दोबारा देख लें। द टर्म एक्टिव मास रेफर्स टू द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हुए बेटा मोलैरिटी जो है वो बहुत बार आएगी, तो आपको मोलैरिटी जो है वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। द टर्म एक्टिव मास रेफर्स टू द मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर dm³, ठीक है। तो इट इज एक्सप्रेस बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूले को हम किस में क्लोज करेंगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो क्लोज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कोई सा भी हमारे पास फॉर्मूला हो उसको हम किस में क्लोज करेंगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। सो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को भी हम किस तरीके से क्लोज करेंगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो कंसंट्रेशन होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या है बेटा एक इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं बेटा, किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक फर्जी रिएक्शन लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रिएक्टिंग स्पीशीज ए बी सी एंड डी। तो ये जो चारों स्पीशी है बेटा ये रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो ए भी रिएक्ट कर रही है, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो बेटा सी और डी जो है वो रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इन विच रिएक्टिंग स्पीशी ए बी सी एंड डी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट सर्टेन टेम्परेचर। तो एक खास टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ये जो है बेटा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका है। तो हमें क्या बेटा इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमारे पास क्या है बेटा, जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये निकालना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो अब देखें बेटा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए, ठीक है। तो अगर आपने क्या बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है तो आपके पास जो एक्टिव मैस है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। देखिए बेटा द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा आर एफ का मतलब क्या बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, इससे पहले यहाँ पे लिखा गया बी और इससे पहले लिखा गया ए। तो ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है, किसके बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स है ए के, और ये नंबर ऑफ मोल्स है बेटा बी के, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई नंबर इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, क्लियर है। तो यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जो बी के मोल है इसको भी क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं काफ़ी बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए बेटा ए के ऊपर इसके मोल और बी के ऊपर जो है वो इसके मोल आ गए, ठीक है, क्लियर है। इसी को थोड़ा आगे लेके जाए बेटा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसकी जगह आपके पास लगेगा बेटा इज इक्वल टू और कांस्टेंट के एफ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट के एफ का मतलब क्या बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, और हर रिएक्शन का क्या बेटा आपके पास एक कांस्टेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक मामला हो गया। तो जिस तरीके से बेटा हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकाला, इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी निकालेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पे भी आपको निकाल के दिखाया। तो देखिए सिमिलरली द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज सी एंड डी, ठीक है। तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, इनके एक्टिव मैसेज के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसको आर बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है बेटा, रिएक्टिंग सब्सटेंस सी से पहले स्मॉल सी लिखा हुआ है, डी से पहले स्मॉल डी लिखा हुआ है, ये क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे भी इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। सी के ऊपर स्मॉल सी, ये क्या बेटा नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। और डी के ऊपर क्या बेटा स्मॉल डी, ये क्या बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो क्या बेटा प्रोपोर्शनल हटेगा, लगेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा के बी, और बाकी तमाम चीज़ें इसी तरीके से। यहाँ तक आपने सीख लिया, ठीक है। अब क्या बेटा हम इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है।
तो जब क्या बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए बेटा एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, हमारे पास जगह नहीं थी, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर आर एफ इज इक्वल टू आर बी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आर एफ इज इक्वल टू आर बी, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा आर एफ इज इक्वल टू आर बी। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। और आर एफ के नीचे लिखेंगे बेटा आर एफ की वैल्यू, ये रही बेटा आर एफ की वैल्यू और ये रही बेटा आपके पास आर बी की वैल्यू, ठीक है। तो आर एफ के नीचे लिखेंगे बेटा आर एफ की वैल्यू, ठीक है, वो क्या है बेटा हमारे पास के एफ, ठीक है, और एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी, एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आर बी के नीचे लिखेंगे बेटा आर बी की वैल्यू, आर बी की वैल्यू बेटा के बी एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी, के बी एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी। क्लियर है, तो यहाँ तक मामलात हो गए, तो आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब करना है क्या है बेटा, आपने कांस्टेंट को अरेंज करना है। क्या करना है बेटा, कांस्टेंट को अरेंज करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे के बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो के बी को क्या है बेटा आप के एफ के नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो के बी जो है वो के एफ के नीचे जाएगा और आपके पास क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो है ये जो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सी और डी के नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा के बी जो है वो के एफ के नीचे आ गया, क्लियर। और जो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है ये किसके नीचे आ गया बेटा सी और डी के नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा आपके पास कांस्टेंट है, ये भी क्या है बेटा आपके पास कांस्टेंट है। के एफ क्या है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है और के बी क्या है बेटा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर के एफ इज द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और वेयर के बी इज द कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं। तो इधर जो आपके पास के एफ और के बी का जो रेशियो है ये भी एक कांस्टेंट के बराबर होता है, वो बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। आगे देखिए बेटा एट एनी गिवन टेम्परेचर बोथ के एफ एंड के बी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है और एक बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा के एफ और के बी का क्या ले बेटा रेशियो ले तो ये बराबर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। द रेशियो ऑफ के एफ एंड के बी विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट, ठीक है। तो के एफ और के बी का जो रेशियो है वो भी क्या है बेटा आपके पास एक कांस्टेंट आएगा और उसको हम कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सिंबलाइज करेंगे उसको के सी से, ठीक है। तो देखिए तमाम चीज़ें वैसे ही हैं, ऊपर क्या है बेटा सी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। बस क्या है बेटा इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे के सी लिख देंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज के सी। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है वो ड्राइव हो गई, ठीक है। और ये आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी आप सवालात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और इक्विलिब्रियम लॉ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अगर आप गौर करें, ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो ऊपर आ रही है वो किसकी कंसंट्रेशन आ रही है बेटा, वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ रही है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें प्रोडक्ट में क्या बेटा सी और डी है, रिएक्टेंट में क्या बेटा ए और बी है, ठीक है। तो देखें बेटा प्रोडक्ट में क्या ऊपर क्या है बेटा आपके पास सी और डी है, ठीक है, नीचे क्या है बेटा ए और बी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो आपके पास इक्वेशन है ऊपर आएगी बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और नीचे आएगा बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। आगे बढ़ते बेटा इट रिवील्स दैट व्हेन एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ केमिकल रिएक्शन रीचेज टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो जो आपके पास ये इक्वेशन है ये आपको बताती है कि बेटा एक खास टेम्परेचर पे जो आपका रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम स्टेट हमें किस तरीके से पता चलती है, तो हमें क्या लेना पड़ता है बेटा, रेशियो लेना पड़ता है किसका बेटा, एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए बेटा द रेशियो ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए बेटा एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट टू दी एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसकी इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ के सी और इसके अलावा बेटा के सी की यूनिट्स को भी हम सीखेंगे किस तरीके से के सी की यूनिट को ड्राइव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास है बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ के सी, ठीक है। तो ये कोई खास टॉपिक नहीं है तो इसकी जगह भी बनती नहीं, लेकिन फिर भी किताब में दे दिया गया तो हम इसको 1 मिनट में देख लेते हैं क्या है वैसे, ठीक है। तो देखें बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ के सी, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करे, प्रेशर चेंज करे, वॉल्यूम चेंज करे तो बेटा के सी की वैल्यू में जो है वो फ़र्क आएगा, ठीक है, एक ही रिवर्सेबल रिएक्शन में।
तो देखिए बेटा द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी वैरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर तब्दील करेंगे तो के सी की वैल्यू भी एक रिएक्शन की चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेटा दो रिएक्शन है, एक है बेटा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे अमोनिया बन रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप देख चुके हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, और आपके पास क्या बना है बेटा 2 मोल अमोनिया गैस बन रही है। ठीक है, तो अगर हम इसकी केसी की वैल्यू देखते हैं, वो कैलकुलेटेड अभी आपने नहीं करना है, अभी सिर्फ आपने देखना है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम केसी की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वो आती है हमारे पास बेटा 4.1 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम केसी की यूनिट नहीं लिख रहे। ठीक है, अभी हमने केसी की यूनिट निकालना सीखी नहीं है, जब इसको सीख जाएंगे तो फिर हम इसकी यूनिट्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी यूनिट की ज़रूरत हमें नहीं है। तो वैसे तो आमतौर पर हम केसी के लिए यूनिट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू आ रही है 4.1 एक्सपोनेंट 8 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है बेटा, अगर हम यही सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है, इसका टेम्परेचर रेस कर दें। ठीक है, देखिए यही रिएक्शन, इसको मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा, मैंने कंडीशन चेंज करी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 400। तो अब जो केसी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 0.5। ठीक है, तो देखिए बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ बेटा, केसी की वैल्यू में कमी वाक़ई हो गई। ठीक है, लेकिन अभी क्यों कमी वाक़ई हुई इसे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ ये बताना है कि बेटा टेम्परेचर जो है वो केसी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक्स आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा एक रिएक्शन है, देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा, आपके पास डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है, गैसेस स्टेट में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और आपके पास बन रहा है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर इसकी भी हम केसी की वैल्यू देखते हैं बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो आती है बेटा 4.64 एक्सपोनेंट -3, जो कि बहुत कम है। ठीक है, ऐसा ही है। तो क्या है बेटा, हम टेम्परेचर रेस करते हैं इसी सेम रिएक्शन का। ठीक है, कंटेनर में ये मौजूद है सेम कंसनट्रेशन में। ठीक है, तो टेम्परेचर हम रेस करते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं बेटा 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब देखिए बेटा केसी की वैल्यू में इजाफा हो गया, वो हो गया बेटा 1.53। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है। ठीक है, और ये वैल्यू इसके मुकाबले में बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में केसी की वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे केसी की वैल्यू में इजाफा हो गया। ठीक है, तो इजाफा क्यों, अभी हमें इसे नहीं देखना है, तो आने वाली वीडियोस में अगर टॉपिक होगा तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। तो अब क्या बेटा, हम केसी की यूनिट्स के हवाले से काम करने जा रहे हैं कि बेटा केसी की यूनिट क्या होती है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.1, जिसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम उनके लिखेंगे बेटा एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एग्जाम्पल 7.1 है, इसमें दो सवालात हैं, दो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पहले देखते हैं बेटा पहला रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब भी क्या है बेटा, जब आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या है बेटा केसी निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने इक्वेशन में चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितनी तमाम इक्वेशंस लिखी है, तमाम इक्वेशंस क्या है बेटा, बैलेंस है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, और जो केसी लिखने का आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ यूँ है बेटा, जो केसी है वो बराबर होता है, ऊपर क्या आता है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आती है। ठीक है, ऊपर क्या आता है बेटा, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आती है। ठीक है, और नीचे डेनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, आपके पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आती है। ठीक है, ये आप सीख चुके हैं। तो देखिए बेटा हम इसके लिए काम करते हैं। तो ये कौन सा साइड है बेटा, आपके पास ये रिएक्टेंट साइड, और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ठीक है, तो मैंने केसी लिखा। ठीक है, क्लियर। ऊपर क्या लिखूँगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक है NO और दूसरा है वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूँ, तो वो क्या है बेटा, हमारे पास NO नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर, कोई मसला तो नहीं। अच्छा देखिए बेटा, आपके पास इसके कितने मोल है, नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 मोल है। ठीक है, तो ब्रैकेट के ऊपर आप लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बेटा, प्रोडक्ट में वाटर है, तो लिखेंगे बेटा H2O, और वाटर के मोल कितने बेटा, आपके पास 6 है। ठीक है, तो ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे हम 6। क्लियर हो गया। अब नीचे लिखेंगे बेटा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, तो देखें बेटा रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, अमोनिया NH3, तो मैंने लिखा बेटा NH3। ठीक है, इसके मोल कितने बेटा, 4 हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, अब क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल कितने बेटा, 5, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या है बेटा, पहले इक्वेशन के लिए क्या है बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया है, तो हमारे पास ये केसी निकल गया। ठीक है, इसी देखिए दूसरा रिएक्शन है, इसके लिए भी हम क्या है बेटा, केसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, केसी इज इक्वल टू, ऊपर क्या है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में, तो देखिए लिखते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर, तो इसके कितने मोल है बेटा, 4 मोल है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आता है तो डॉट डालना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा क्या बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मोल है बेटा, 3 मोल है, आप देख सकते हैं, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या बेटा, 3 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है।
नीचे क्या आएगा बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या बेटा आपके पास N2O5, ठीक है। इसके कितने मोल है बेटा 2 मोल है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या है बेटा हमारे पास 2 आया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए क्या बेटा हमने Kc की जो एक्सप्रेशन है वो लिख दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे पास और है। पहले तो आपने इसे खुद सॉल्व करना है और अगर आपसे नहीं होता तब आप इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चले आए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप फॉरवर्ड करके आंसर मैच कर लें, ठीक है। और अगर नहीं हो पाया तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो हमें इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, Kc, ठीक है। ऊपर क्या बेटा हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं लिख रहा हूँ NH3, ठीक है। और NH3 के कितने मोल है बेटा 2 मोल है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा वाटर H2O, ठीक है। इसके कितने मोल है बेटा 4 मोल, क्लियर हो गया, ठीक है। और आपके पास डेनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या है देख सकते हैं NO2 और H2, ठीक है। तो NO2 के कितने मोल हैं बेटा 2 मोल है, इसके ऊपर पावर आ गया, ठीक है। H2 के कितने मोल है बेटा 7 मोल है, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसकी भी क्या बेटा हमने एक्सप्रेशन लिख दी Kc की। इसी की तरीके से बेटा आपके पास एक और सवाल है, ठीक है। तो इसकी भी हमें क्या बेटा Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो आप इसको देख लें, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वाटर, ठीक है, कितने मोल है इसके 2 मोल है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड लिखा, इसके कितने मोल है बेटा 2 मोल है, क्लियर है। डेनोमिनेटर में क्या है बेटा आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है बेटा आपके पास H2S, ठीक है। और इसके मोल कितने बेटा 2 मोल है। और ऑक्सीजन है बेटा, और ऑक्सीजन के कितने मोल है बेटा आपके पास 3 मोल है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसकी Kc की वैल्यू हमने लिख दी है, क्लियर है। तो अब हम क्या बेटा Kc की यूनिट देख लेते हैं बेटा, यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने सीखा कि बेटा एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से सीखते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा Kc की यूनिट किस तरीके से हम निकालते हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास इसके लिए 2 कंडीशन है, ठीक है। वैसे तो हम Kc के लिए यूनिट आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फॉर अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन कि इसकी Kc की यूनिट क्या है, लेकिन इसको भी आपको आना चाहिए। तो देखते हैं बेटा हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है बेटा अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट में भी सेम हो, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट में भी सेम हो, तो उन हालात पे क्या होती है बेटा Kc की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो देखिए बेटा इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो Kc की कोई यूनिट नहीं। तो इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए बेटा इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे देखिए बेटा H2 के कितने मोल है बेटा 1 मोल है, आयोडीन के कितने मोल है बेटा 1 मोल, टोटल कितने मोल हो गए 2 मोल, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल 2 मोल मौजूद है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में बेटा HI के कितने मोल है बेटा 2 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, ठीक है। कितने मोल हो गए 2, इसके भी 2 मोल। तो इस इक्वेशन के लिए भी Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। इसको हम देखेंगे वो क्यों, ठीक है ना। तो आज बेटा ज़रा देखते हैं किस तरीके से मामला जो है वो सॉल्व होंगे। देखिए बेटा इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट Kc हैज़ नो यूनिट, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा बेटा द कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर dm³ ऑफ ऑल स्पीशीज आर कैंसिल आउट बाय ईच अदर, ठीक है। तो मोल पर dm³ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा मोल इंटू dm³ इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने में ज़्यादा आसानी होती, ठीक है ना, क्लियर है। तो आज बेटा इस इक्वेशन के लिए हम Kc यूनिट निकाल दें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा आपके पास HI और इसके बाद पावर 2, ठीक है। जो 2 है बेटा ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इसके अलावा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या बेटा आयोडीन जो कि 1 मोल है। तो 1 मोल के लिए हमें 1 लिखते नहीं, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब आ जाए बेटा इसकी यूनिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक लकीर लगाएं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिव मास है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, एक्टिव मास की यूनिट क्या होगी बेटा मोल इंटू dm³ इनवर्स या मोल पर dm³। ये लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या इसकी जगह लिखेंगे, देखें बेटा मोल इंटू
डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा। क्लियर है। तो अब इसके लिए लिखते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसकी भी कंसनट्रेशन क्या होगी बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। आयोडीन है तो इसकी कंसनट्रेशन आपके पास क्या होगी बेटा, सेम, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक मामला हो गए। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसके ऊपर होल पावर क्या बेटा 2 है, ठीक है। इनके ऊपर पावर क्या बेटा 1 1 है, ठीक है। तो क्या बेटा ये पूरा कटेगा, ठीक है। और ये क्या बेटा 1 और 1 2, और ये दोनों इससे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक ऊपर मौजूद है ये दोनों को काट देगा। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगी, तो केसी की क्या बेटा कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा बेटा इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है, द कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर डी एम क्यूब या मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स ऑफ ऑल स्पीशीज आर कैंसिल आउट बाई ईच अदर, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सिखाया किस तरीके से यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको भी देखिए बेटा, इसका भी हम केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो एन ओ, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके अलावा बेटा हमारे पास N2 और इसके अलावा O2, ठीक है। तो बेटा इसकी जो हमारे पास कंसनट्रेशन होगी NO की एक्टिव मास की, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलहदा अलहदा, तो नाइट्रोजन के लिए बेटा मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के लिए क्या बेटा, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, ठीक है। तो इससे ये दोनों कट जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, नो यूनिट, ठीक है। तो जब क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है तो केसी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा, इसमें हमारे पास केसी की यूनिट आएगी, ठीक है। तो केसी की यूनिट आपको निकालने आनी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए बेटा, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब क्या है बेटा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ना हो, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, अनइक्वल हो दोनों साइड, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो, ये एक तरफ कम हो एक तरफ ज़्यादा हो, तो उस सूरत में क्या बेटा केसी की यूनिट होती है और हमें निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे हम यूनिट नहीं निकालते क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो देखते हैं बेटा, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देन द यूनिट ऑफ केसी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से क्या बेटा हम केसी यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है, ठीक है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये एग्जाम्पल 7.1 का है, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल में जो है हमने यूनिट नहीं निकाली थी और किताब में भी निकला हुआ नहीं था, लेकिन मैं सिखा देता हूँ बेटा आप किस तरीके से इसकी यूनिट को निकालेंगे। तो इसके लिए भी क्या है बेटा, हम केसी के एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट है, इसको जल्दी से लिखते हैं, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 4, इसके अलावा बेटा H2O, ठीक है। इसके कितने मोल बेटा 6 मोल, ऊपर आ गया पावर, ठीक है। और इधर क्या है बेटा रिएक्टेंट NH3, इसके मोल 4, क्लियर। यहाँ पे क्या बेटा ऑक्सीजन, इसके मोल कितने बेटा 5, ठीक है। हमने केसी के एक्सप्रेशन लिखे, अब यूनिट निकालने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या NO, तो इसकी कंसनट्रेशन मोल इंटू टी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसके ऊपर पावर क्या बेटा 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या बेटा H2, इसकी कंसनट्रेशन मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, इसके ऊपर पावर क्या बेटा 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, क्लियर। अब अमोनिया है, इसके लिए भी क्या बेटा मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। इसकी पावर 4, यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन तो क्या है बेटा मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, इसके पावर क्या बेटा 5 है, ठीक है। इतना हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए बेटा इसकी पावर क्या बेटा 4 है और इसकी पावर 6, तो टोटल कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ठीक है। बल्कि इसको भी छोड़ें, सिंपल देखें, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, सेम टू सेम, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स और उसकी होल पावर 4, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स उसकी होल पावर 4, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स होल पावर 6, मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स होल पावर 5, ठीक है। तो क्या है बेटा इधर क्या है बेटा आपके पास 5 कट जाएगा, ठीक है। इसके 5 पावर कटेंगे तो इसका ये 5 पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आई, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, बल्कि मैं यहीं लिख देता हूँ। इसकी यूनिट हमारे पास आई बेटा मोल इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, बस ये इसकी यूनिट हमारे पास आ गई इस रिएक्शन के लिए, ठीक है।
तो जब भी आपके पास क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट साइड में अनइक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो आपके पास केसी की यूनिट आएगी। ठीक है, ये याद रखना है। और अब देखते हैं बेटा दूसरी रिवर्सिबल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो देखिए बेटा इसके लिए मैं केसी की एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है बेटा आपके पास NO, इसके मोल 4, ठीक है, ऑक्सीजन इसके मोल 3, ठीक है, और इसके क्या है बेटा आपके पास N2O5, ठीक है, इसके मोल है आपके पास 2। तो अब यूनिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, NO मोल इंटू DM³ इनवर्स, NO के पावर बेटा 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी, तो यहाँ है बेटा मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है, इसके बाद पावर बेटा 3, क्लियर है। और नीचे क्या है बेटा आपके पास N2O5, इसके लिए हम लिखते हैं कंसनट्रेशन मोल इंटू DM³ इनवर्स, और N2O5 के पावर बेटा 2, क्लियर है। यहाँ तक मामला तो हो गए, कोई मसला तो नहीं। तो देखिए बेटा इसके बाद पावर 2 है, ये कट गया, ठीक है। इस 4 में से क्या बेटा 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, क्लियर हो गया। तो अब देखिए बेटा ये क्या है बेटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर होल पावर 2 है, इसके ऊपर होल पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको मैं नीचे लिखता हूँ, वो हमारे पास आएगी बेटा मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है, उसकी होल पावर 5 हो जाएगी, इसकी होल पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। और आप चाहें इस 5 को मोल के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और DM³ के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें क्या होता है बेटा, तो इधर आएगा बेटा हमारे पास मोल की पावर 5, ठीक है, और DM³ की पावर -15, ठीक है। तो ये यूनिट आई किसके लिए बेटा, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा यूनिट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है बेटा, हम यूनिट्स को कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे सीखा बेटा आपने इस तरीके से कैंसिल करते हैं यूनिट्स को, लेकिन क्या बेटा इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, इससे क्या है बेटा आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा केसी यूनिट मालूम करने जा रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इससे पहले हमने पूरा कॉम्प्लेक्स तरीका समझिए किस तरीके से केसी यूनिट जो है वो आती है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला देखिए बेटा हमारे पास है मोल पर DM³ और उसके ऊपर क्या है बेटा पावर डेल्टा एन। इस डेल्टा एन का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, तो आपने प्रोडक्ट में जो मोल मौजूद है उसको माइनस करना है रिएक्टेंट के मोल से, तो आपको क्या बेटा डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा किस तरीके से करते हैं। तो हमें डेल्टा एन की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो डेल्टा एन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो प्रोडक्ट में मोल है, ठीक है, इससे माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट के मोल को, ठीक है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बात क्लियर है। तो बेटा प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है आपके पास, 6 4 10, और रिएक्टेंट साइड में जो मोल की तादाद है वो है 5 और 4 9, ठीक है। तो क्या है बेटा 10 में से 9 गया तो आपके पास बचा 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास मोल पर DM³, ठीक है, डेल्टा एन है 1 लिखें, ठीक है, 1 लिख दिया, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये हमारे पास क्या है बेटा यूनिट जो है आ गई इस रिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है। और इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। तो ये कम से कम वक्त में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे उस तरीके से आपको यकीनन आना चाहिए। इसी तरीके से बेटा इस इक्वेशन की क्या है बेटा यूनिट निकालनी है हमें केसी की, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें बेटा। तो डेल्टा एन पहले मालूम करें। तो डेल्टा एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। तो क्या है प्रोडक्ट में कितने मोल बेटा, 4 और 3 7, रिएक्टेंट में कितने बेटा 2, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है ये 5। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें हमारे पास 5 जो है वो आई है, ठीक है। तो क्या है बेटा इसको फॉर्मूले में रखें, तो मोल पर DM³, तो मोल पर DM³ लिखें, नहीं लिखें, या मोल इंटू DM³ लिख दें, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल पर DM³, डेल्टा एन की जगह क्या है बेटा 5 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये आया बेटा मोल की पावर 5, ठीक है, और क्या है बेटा DM³ की पावर 15, ठीक है। और DM³ को चाहे बेटा आप न्यूमरेटर में भेज दें, तो ये हो जाएगा बेटा मोल की पावर 5 इंटू DM³ की पावर -15, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बेटा हमने यूनिट्स को निकाल लिया, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। और इसी तरीके से बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सवाल है बेटा हमारे पास N2, ठीक है, और 3H2, ठीक है, और 2NH3। तो आप इसकी यूनिट्स निकालिएगा और बताइएगा कि क्या यूनिट्स जो है वो आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेटा आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास देखिए सल्फ़र, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है। तो आप इसकी भी जो है वो यूनिट्स को निकालिएगा और उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यूनिट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या है, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल 7.2 और 7.3 उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।